ये बहुत सुंदर, बढ़िया। देवेश देवेश नाम से ही जुड़े हैं वो, उनका मुंह गुब्बा जैसा फूला हुआ है, क्या बात है, कौन है ये? गुब्बारा जैसा फूला हुआ मुंह है जो देवेश नाम से कौन जुड़े हैं? अरे 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 काहे गुब्बारे जैसे फूलेगा अब? हाँ, जो लग रहा है मतलब वो सही बताया कि नहीं? गुब्बा जैसा ऐसा फूला हुआ मुंह लग रहा है, सब गुब्बारा जैसा। यानी लड़ाई शुरू है, लड़ाई शुरू। अरे पता नहीं, इसको कोई काम नहीं है। चलिए, अब बहुत सुंदर आज का योग सत्र रहा। सबने तालियां तो बजा दी है बिल्कुल, और और अभिनंदन भी हो गया है, बहुत बढ़िया, पसीना निकलवा दिया। और मुझे लगता है ये हमारे श्रीकांत भैया बहुत कह रहे थे कि भाई उनको भी बहुत हांफना शुरू हुआ था, है ना, बहुत। तो बढ़िया, आज आपने अच्छा क्लास लिया, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए। और आज के दूसरे सत्र की तरफ बढ़ते हैं। जी, धन्यवाद मुकेश भैया। जी जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, और अब दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमती वैदेही मिथिली शर्मा जी, आयुर्वेद स्पर्श चिकित्सा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से है। और बहन 2 दिन पहले ही हमारे इस योगाहार परिवार में आयुर्वेद पर बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। फिर से एक बार हमारे योगाहार परिवार में उनका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आपका स्वागत है। ये बेदेही नाम से कौन है भाई? ये तो मिथिलेश बहन जी हैं। नहीं नहीं, मिथिलेश बहन जी है, मगर वो नर्मदापुरम से है। जी वैदेही बहन जी। भैया मेरे नाम के आगे मेरा नाम ही वैदेही है, मिथिलेश तो बाद में किया है। वैदेही मिथिलेश है ये मेरी आईडी। बहुत दिनों सभी को मुलाकात हो रही प्रणाम है आपसे करती हूँ। नर्मदापुरम में रहते हुए भी, बताओ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ सभी अलग अलग प्रांतों से सभी भाई बहन जुड़े हैं। आप सभी को मेरा स्नेह के सहित अशोक ओम भैया, नमः। अपने अपने माइक कृपया सभी बंद कर दे, थोड़ा सा ध्यान रखे। जी। मेरे अपने नर्मदापुरम से निवासरत से रमेश भैया, मुकेश भैया आदि सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। और आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। साथ में राज्य प्रभारी भैया मुनीलाल जी यादव जी, आपको प्रणाम करती हूँ। और पुनः इस सत्र में, क्योंकि समय कम हो जाता है, बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, तो ऐसे कई दिनों तक भी हम अगर सत्र करेंगे तो उतना नहीं हो पाता है। 1 घंटे में बहुत समेट कर देना पड़ता है जो जो कि जरूरी होता है आप लोगों को। और इसके बाद आपके कुछ सवाल थे तो उनका अपन जवाब दे देंगे। मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगी आयुर्वेद के ऊपर जो हम कर सकते हैं। जिसे मैंने कल परसों बताया था, आम, जामुन, बिल्व के पत्ते और मिट्टियों से हम औषधि के रूप में हमारे रोगों एवं विकारों को हम कैसे कर सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टोन थेरेपी और स्पर्श चिकित्सा के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि जब हम सारी चीजों से हताश हो जाते हैं, जब सिर्फ एक हमारे साथ हमारे शब्दों में रहता है कि अब दवा नहीं, दुआ चाहिए, वहां एक ऐसी चिकित्सा पद्धति होती है, उसे स्पर्श चिकित्सा पद्धति कहते हैं। वही जो ईश्वर और हमारे बीच होती है वह स्पर्श चिकित्सा होती है। तो थोड़ा सा मैं स्पर्श चिकित्सा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ कि हम करते हैं रोज, हम स्पर्श चिकित्सा के अंतर्गत ही हम बहुत से रोगों को ठीक कर देते हैं। क्योंकि हम उसे
इतने अच्छे से जान में लेकर नहीं आ पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की उदाहरण के सहित मैं बताना भी चाहूंगी। इस पर चिकित्सा होता है जैसे हम किसी के घर पर गए जहां कुछ अनर्थ हुआ हो और हम बैठने जाते हैं किसी के यहाँ पर, गमी में बैठने जाते हैं। उदाहरण के लिए पहले आप इसको समझ ले, फिर हम करेंगे। तो हम जा करके कोई बात नहीं होती है, ना सामने वाला हमसे बोलता है ना हम उससे बोलते हैं, लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति, इस पर चिकित्सा पद्धति है, हम जाकर के उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। कंधे पर हाथ जैसा हमने रखा, हमारी चिकित्सा पद्धति हमारी भाषा को वो बहुत अच्छे से समझा देती है। बगैर बोले आपके स्पर्श से वह व्यक्ति इतना समझ जाता है कि आप क्या कहने वाले हैं। ये चीजें आपने भी महसूस की होगी कि हम जाकर के सिर्फ हाथ रख देते हैं उसके कंधे पर, उसके सिर के ऊपर, और बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति समझ जाता है क्या कि घबराओ नहीं, सब ठीक होगा, हम आपके साथ हैं, चिंता ना करो। ये शब्द उसके अंदर उतर जाता बगैर बोले। ठीक है। इसके बाद जब हम किसी के यहाँ से उठकर आते हैं तो वो हाथ जोड़कर ही हमारा धन्यवाद देते हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ने के बाद धन्यवाद देते कि आप आए, मुझे बहुत सहारा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दुख में आपके आने से कमी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे वो सहारा मिला कि मुझे हिम्मत आ गई। हिम्मत के साथ वो आपका धन्यवाद करता है। ये स्पर्श चिकित्सा के अंतर्गत आता है। मैंने एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए। अब हम इसकी चिकित्सा पद्धति कैसे करते हैं। जैसे मान लो बहुत छोटा बच्चा है, जो मुख्य रूप से आप कर सकते हो वही बताना चाहूंगी। ये थोड़ा कठिन विषय है, पर आप जो जो करना कर सकते हो घर में वही बताने जा रही हूँ। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, समझ नहीं पाता है, बिल्कुल बोल नहीं पाता है, और अचानक से वो रोने लगे, तो आप क्या समझेंगे। कभी आप ये कहेंगे कि इसके पेट में दर्द है, कभी कहेंगे इसके हाथ में दर्द है, कभी कहेंगे सिर में दर्द है। आप उसको देखेंगे कहाँ दर्द है, क्या है, और वो रोना बंद नहीं करता है, तब आप ऐसी स्थिति में भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेकर फिर आते हैं। अब अगर वायदे में कहीं अगर आपको जल्दबाजी हो या डॉक्टर की सुविधा नहीं होती है या पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, उस अवस्था में हम अपने खुद के चिकित्सक हैं, आपको कुछ नहीं करना है, हाथों को गर्म करके उस बच्चे के कान के ऊपर इस तरह से रख देना है। दोनों कानों को हल्के से 1 सेकंड के लिए कानों को दबा देना है। ऐसा दबाना हल्के से कि बाहर की कनेक्टिविटी 1 सेकंड के लिए उस बच्चे की टूट जाए, कि आपकी आवाज ना सुनाई दे, कोई चीज की आवाज सुनाई नहीं दे, बस एक बार ऐसा करा, गरम करा, फिर रखा, फिर गरम करा, फिर रखा। 5 से 7 बार जब आप ऐसा करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि जब आप कान को दबाते हैं तो दबाना हल्के से है, लेकिन उसे कोई चीज सुनाई ना दे 1 सेकंड के लिए। इस तरह 5 से 7 बार करेंगे तो जहां भी उस बच्चे का दर्द है, जिस भी पेट में, सिर में, कान में, आंख में, हाथ पैरों में, वह कुछ देर के लिए बिल्कुल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि आप डॉक्टर के यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं और उसका रोना बंद हो जाएगा।
ये आप करके देखें। ये हो गया छोटे बच्चों का। आप बड़े लोगों का भी, कि आपको अगर कोई दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है, तो ये आप भी कर सकते हैं। ये स्पर्श चिकित्सा के अंतर्गत आता है। दूसरा, आपको जैसे कभी नींद नहीं आती है, होता है कि अक्सर हम सोते हैं और नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, सोच रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले उठना है, उठकर 1 गिलास पानी पीना है। पानी हमेशा बैठकर पीना है, और आपको भी गर्म गर्म करके आपको 1 से 2 सेकंड तक आपको इस तरह कान को दबाकर रखना है। इतना कान को दबाना है कि आपको भी कोई आवाज, कोई चीज सुनाई ना दे, कि आप भी अगर बोले तो आपको अपनी आवाज भी सुनाई ना दे। इस तरह से कान को ऐसा भी बंद नहीं करना, उंगली से भी बंद नहीं करना, रुई से भी बंद नहीं करना। आपकी हथेलियां हैं, हथेली का जो बीच वाला जो गड्ढा है, बीच वाला, उसको कान के ऊपर रखकर इस तरह से, जब आप इस तरह से ऐसे करने लगेंगे कुछ देर, तो आपके हाथों में एक चुंबक जैसा हो जाएगा। आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपके कान चिपकने लगेंगे हाथों से। गर्म करें, फिर दबाए, फिर गर्म करें, फिर दबाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि कान से हमारे हाथ चिपक रहे हैं, ऐसा चुंबकीय हो जाएगा। किसी भी तरह का आपको दर्द हो, जैसे दांतों में पीड़ा हो रही है, कान में पीड़ा हो रही है, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, या कुछ अजीब सी जी मिचला रहा है, नींद नहीं आ रही, उसके लिए आप भी ये स्पर्श चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरा, जिनको गर्भवती महिला है, उनको वमन होती है, उल्टियां होती है, बहुत उल्टियां होती है, आपको उसमें भी स्पर्श चिकित्सा करना है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से लिखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ से, ये जो दोनों हाथ के हैं, इसको इस तरह से घर्षण करना है। घर्षण करके जब गर्म हो जाए तो उसको सूंघना है। बाएं हाथ के ऊपर दाहिनी हथेली पर लास्ट वाला छोर, ये इस तरह से घर्षण करके 5 से 7 बार सूंघा देना है। गर्भवती महिला को, जिनको उल्टियां बहुत होती है, बहुत परेशान रहती हैं, उनको। गर्भवती महिला, छोटी जो लड़कियां हैं, दुबली पतली लड़कियां हैं, और कुछ थोड़ी चिड़चिड़ी हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनको भी आप इस तरह से सूंघा सकते हैं। दूसरा, 1 गिलास पानी ले, पानी में आपके बाएं हाथ का, जिनको उल्टियां हो रही है, साधारण भी उल्टी हो रही है, या गर्भवती महिला है उनको उल्टी हो रही है, या गर्मी में आपको जी घबरा रहा है, मचला रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी अगर आप पानी में चुटकी भर शक्कर डाल लें, चुटकी भर ही डालना है आपको, थोड़ा सा, और आपके बाएं हाथ को 1, 2 और ये 2.5, ये इतना, एक, इसके बाद क्रॉस, दूसरा और 2.5, इस तरह से कुछ देर आपके बाएं हाथ को उस पानी में डालकर और उसे सेवन कराइए। सेवन कराने के बाद आप देखेंगे आप में बहुत सारी चीजों का, मैं एक चीज बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। उल्टी, जी मचलाना, कुछ देर के लिए क्या होता है, हमारे अंदर विचारों का, हर 30 मिनट में हमारे विचार बदलते हैं।
जिस तरह से नक्षत्र चौघड़िया बदलते हैं, ऐसे ही हमारे 24 घंटा में पूरे आधे आधे घंटे के पश्चात पूरे हमारे विचारों का भी बदलना होता है। उस विचार के बदलने के साथ ही हमारे शरीर में भी एक्टिविटी चालू हो जाती है। कुछ देर में हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता, आनंदित रहता है। कुछ देर में हमारा मन खराब हो जाता, कुछ देर में किसी के प्रति बहुत स्नेह हो जाता है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, किसी के प्रति क्रोध हो जाता है। उस अवस्था में अगर आपका इस तरह से है और आप अपनी इंद्रियों पे अपने पे कंट्रोल नहीं करते, तो ये पानी आप दिन में एक बार जरूर सेवन करें। इससे हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। आपका स्वयं का हाथ, लेफ्ट वाला हाथ, थोड़ी सी शक्कर मिलाना है ताकि पानी थोड़ा परिवर्तन हो जाए। शक्कर भी मिला सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं आप, और सादा पानी भी ले सकते हैं। आपको ये पानी पीना है। दूसरा, जिनके शरीरों में छोटी छोटी गठाने हो जाती है, आजकल ये गठाने बहुत देखने में आती है कि ये हाथ धो जब के डालना गिलास में कैसा करना है? जो हाथ है इसको धो के डालना है कि वैसे ही डाल देना पानी में? जी भाई साहब, पानी में हाथ धो के डालना है कि वैसे ही डालना है? हाथ धोकर डालना है। हाथ को अच्छे से साफ कर ले और साफ करके कुछ देर, कुछ सेकंड डाल के रखना है और उसे पी जाना है। हाथ को अच्छे से वॉश करें। जिनके शरीर में कुछ कभी कभी थोड़ी थोड़ी गठाने हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें यही बताते हैं कि ये पानी की गठाने हैं। होता कुछ नहीं है, हल्के से कभी किसी को दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता है, तो उसको फिर चीरा लगाते हैं, ऑपरेशन होता है और निकाल देते हैं। ये क्यों हो रही है, इसको पहले थोड़ा सा समझ ले। इसके बाद इसका सीधा सा इलाज है, हम खुद स्वयं घर में कर सकते हैं। पहले तो जहां हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो पाता है, वहां इस तरह की गठाने हो जाती है। हमारे साथ भी कई बहनों को ये हो गया था, हाथों में हो गई, पैरों में हो गई और गठाने भी बड़ी बड़ी हो गई थी, पैर की गुठली के बराबर हो गई थी गठाने। इसका मेडिकल भी इलाज कराया उन्होंने, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन एक गठान हो तो ऑपरेशन करें, शरीर में बहुत सारी गठाने हो गई। काली मिर्च जैसी गठाने के आप ऐसे करेंगे तो गठाने हो गई। ये हमारे रक्त में अशुद्धिकरण, और दूसरा जिस तरह से कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह के सप्लाई होती है और एक साथ होती है। जिस तरह हम घर में पाइपलाइन डालते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी और फिल्टर वाला, इस तरह के, इसी तरह हमारे शरीर में भी 3 तरह का, वायु का, ब्लड का, पानी का, 3 तरह की सप्लाई होती है। तीनों एक साथ हमारे शरीर में दौड़ते हैं। अब इसमें से कोई अगर कहीं अवरुद्ध हो जाता है तो वो रुक जाता है, रुक जाता है और रुक करके वहां पर वायु हो जाती है। वायु जब निकल नहीं पाता है तो वायु वहां रुक जाती है और रुक करके वो वहां पर गठाने हो जाती है। ऐसे 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 वो रुकते हुए चले जाती है। इसका बहुत बड़ा वो है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। उस अवस्था में आपको क्या करना है, आप जीरा सब जानते हैं, जो हमारे घर में हम उपयोग करते हैं जीरा का, जीरा पाउडर, जीरा, उसे आप कुछ नहीं करना है। आपको जो नींबू होता है, नींबू के रस में उस जीरे को थोड़ी देर के लिए डाल दें। नींबू के रस को निकाल लें, उसमें जीरा थोड़ी देर डाल लें, 5 से 10 मिनट जीरे को डाल लें। डालने के बाद उसे सुखा लें, थोड़ा सा धूप में सुखा लें या छाया में सुखा लें और उसको पीस लें।
पीस करके, और जो गेरू होता है, गेरू सब जानते हैं, और नहीं अगर समझ में आता और भी कुछ बोलते हो उसको, तो आप दुकान पे जाएंगे तो गेरू सब दे देंगे, दुकान वाले दे देंगे। सम मात्रा में जीरे का पाउडर और गेरू दोनों को मिला करके, और सूखा चूर्ण बन गया। सूखा चूर्ण बना करके जहां गठान है उस गठान के ऊपर आप इस तरह से मालिश करते जाएं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो धीरे 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 बैठने लगेगी। जब बैठने लगे, आप देखते जाएं कि आपने मालिश करी है, कुछ देर मालिश करें उस गठान के ऊपर और छोड़ दें। कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे कि हाँ गठान कम हो रही है, तो थोड़ा सा आप अवधि बढ़ा दें उसकी, कि आप 1 बार कर रहे हैं, 2 बार करें, 3 बार करें, थोड़ा सा चूर्ण लिया उसका और मालिश कर ली। इस तरह से करने से वह जड़ से खत्म हो जाएगी, गठाने बनना बंद हो जाएगी। कोशिश करें कि अगर शरीर में एक गठान है, कहीं न कहीं एक गठान हो रही है आपको, तो आप पूरे शरीर पे थोड़ी देर मालिश करें, मालिश करने के बाद स्नान करें, ऐसा करें। और त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ पीना शुरू कर दें। हरड़, बहेड़ा और आंवला सब मात्रा में कूट पीस के आप सम भी बना सकते हैं, और नहीं तो मार्केट से भी लाकर आप 1 चम्मच दोनों टाइम खाना शुरू करें गर्म पानी के साथ। थोड़े दिन में आपके अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपकी गठाने पानी की हो, वायु की हो या ब्लड की भी गठाने बन जाती है, वह भी ठीक हो जाता है। दूसरा, कहीं कहीं नसें भी थोड़ी सी उभर जाती है, हरी नीली हो जाती है, उसे भी आप आसानी से धीरे 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 मालिश करें, उससे ठीक हो जाता है। दूसरा, बहन जी इसको गीला करना है ना गीला ना करना, सूखा सूखा चूर्ण। सूखा चूर्ण। जी जी धन्यवाद। दूसरा, जीरे पे आए हैं तो हम जीरे का थोड़ा सा और बता दें कि जीरे को नमक के साथ पीस करके एक उसमें रख लें। आप जीरे को नमक के साथ पीस लें। कोशिश करें अगर पत्थर पे पीस ले तो अच्छी बात है, और नहीं मिक्सर में पीस ले तो भी अच्छी बात है। पीस कर एक डब्बी में भर के रख लें, और अगर आपको बिच्छू ने काटा है, ततैया ने काटा है, किसी कीड़े ने काटा है, यहाँ तक कि जैसे कुत्ते भी काट लेते हैं, तो तुरंत के लिए आप हल्दी चूना लगाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे थोड़ा सा शहद में मिलाकर और तुरंत लगा दें। जीरे को नमक के साथ पीस कर रख लें, और ऐसी जगह रखें कि आपको तुरंत अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत उसमें जल्दी से लपेटा और किसी को भी लगा दिया जाए। कीड़े, किसी भी तरह के कीड़े काटने पर आप जीरे का नमक के साथ पिसा हुआ पाउडर थोड़ी से शहद में मिलाकर और लगा दें। थोड़ी देर बाद उसका जितना जो जहर है वो पूरा खींच लेगा, जहर पूरा खींच लेगा वो, और उसे आराम मिलेगा। इसके बाद उसको पोंछ कर धोकर वापस से फिर उसको निकाल के और लगाते जाएंगे। आप उस वक्त जो लगाएंगे तो पूरे उसके कीटाणु पूरे उसमें आ जाएंगे। इस तरह के कुछ चीजें जो है बना करके आप बिल्कुल सामने रख लीजिए अपने घर में, आगे के कमरे में, और उसके ऊपर स्लिप लगा दीजिए कि तुरंत आपको मिल जाए और आसानी से कर लें। जैसे कल मैंने बताया था, देसी कपूर और अजवाइन का फूल दोनों को कांच की शीशी में मिलाकर उसके ऊपर एक स्लिप लगा के रख दीजिए। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, आपको कहीं भी शरीर में दर्द है, रुई में थोड़ा सा लिया और हल्के से लगा दिया,
सिर दर्द में। दूसरा, इसी तरह से कोई कीड़ा काट लिया तो भी उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। कट गया, छिल गया, थोड़ी देर के लिए चिनमिनाहट होगी, पर लेकिन वो उतनी देर का पूरा इन्फेक्शन खींच लेगा। पेट दर्द हो रहा, नाभि के आसपास लपेट दो उसे। कुछ देर में अगर गैस बन रही है तो गैस लीकेज हो जाएगी, आपको मोशन नहीं हो रहे तो मोशन हो जाएंगे, आपका पेट साफ नहीं हो रहा पेट साफ हो जाएगा। इस तरह के ये जीरे का प्रयोग बता रही हूँ। जीरा बहुत ठंडा होता है, जो आप कर सकते हैं वही करना, क्योंकि जीरे का पानी पीने से वजन कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ वजन तो कम होगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको अस्थमा, श्वास की बीमारी हो जाएगी। जीरा बहुत ठंडा होता है। आज आप जीरे का पानी पीजिए, शाम को आपको सर्दी खांसी हो जाएगी। उसे कैसा करना है, हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी औषधि को जैसे हम ठंड में प्रयोग करते हैं तो तुरंत गर्म कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी औषधि गर्म करने पर उसका पूरा पावर खत्म हो जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। जैसे शहद को गर्म नहीं किया जाता है, घी को भी जब हम गर्म करते हैं तो गर्म कैसा करते हैं, अक्सर हमने देखा है घी डायरेक्ट जाकर गैस पे गर्म कर लेते हैं। एक बार बना हुआ घी जब हम घी बनाते हैं, गरम करते हैं और फिर छानते हैं, उसमें पूर्ण औषधि होती है। लेकिन बार बार हम घी अगर गैस पे गर्म करते हैं तो उसके पूरे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमेशा घी को गर्म पानी करके उसमें आपको डिब्बा रखकर गरम करना है, डायरेक्ट गरम नहीं करना। कोशिश आपकी ये रहे कि आपको अगर अभी तो पिघल जाता है घी, ठंड में दिक्कत आती है, तपेली में गर्म पानी रखा और उसमें डब्बा रख दिया, फिर आपको गर्म करना है, डायरेक्ट गर्म इस तरह से नहीं करना है। जीरे का पानी पीने का भी हमने बताया। जीरे का पानी अगर आप पीते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको उसी तरह से करना है, गर्म पानी एक दूसरे बर्तन में करें, आपने जो जीरे का पानी करा है उसको उसमें रख के फिर गर्म करें। इस तरह का किया हुआ कोई भी फिर वो निषेध नहीं होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि औषधि को गर्म करने पे वह पाइजन भी बन जाती है। बहुत सी औषधि इस तरह से काम करती है कि वो पाइजन बन जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सी, जब तक आपको नहीं पता है कोई भी औषधि को गर्म ना करें। अब थोड़ा सा हम घी की और बताना चाहेंगे। आप सब जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चन और जैसा आप आदेश करेंगे, क्योंकि बताना मुझे बहुत है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को भी थोड़ा सा हमें। आप देसी गाय का घी लीजिए, देसी गाय, जहां तक कोशिश हो कि हमारे घर में बंदी गाय हो। बाहर का जैसे बहुत सारी चीजें खा लेती है गाय, तो वो तो खैर अमृत होता है, लेकिन फिर भी अगर घर में बंधी हुई गाय है और उसका घी आप स्वयं बना रहे हो तो वह एक औषधि के रूप में है। अब मैं आपको एक औषधि जो मैंने भी बनाई है, मैंने बनाकर वितरण भी की है और बहुत लाभ भी हुआ है। आप उस गाय का घी 100 कपड़े से छान लें, पतला कपड़ा आता है झीना सा, जिसको लोन का कपड़ा कहा जाता है, उससे 100 कपड़े से छान लें। आप डबल कर लें, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें और उसको छान लें, छानते जाएं। 100 कपड़े से छना हुआ घी जब आप रखेंगे तो आप उस घी को पहचान नहीं पाएंगे कि घी है। वह घी इतना औषधि युक्त हो जाता है, आपने 100 कपड़े से छान लिया, ठीक है, अब उसको रख लीजिए। अब उसके अलग अलग प्रयोग हैं। पहले
अगर आपको चर्म रोग है, जड़ से चर्म रोग है, जॉइंट में चर्म रोग है, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आपने कटोरी में घी ले लिया, वो बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाता है, श्रीखंड जैसा हो जाता है, वो घी बिल्कुल रहता ही नहीं है। उसको दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर उसमें मिला लीजिए और मिला करके पूरे शरीर में मालिश कर दीजिए। जहां आपको सोराइसिस है, दांत खाज खुजली है और जोड़ों में कहीं कहीं बहुत इन्फेक्शन होता है, आपको दालचीनी के पाउडर को उसमें घी में मिलाकर पूरे शरीर पे मालिश करिए। मालिश करके आधे घंटे बाद स्नान करिए। इस तरह से करने से आपके कुछ ही दिनों में पहले तो पूरी चमड़ी, जो मृत चमड़ी है स्किन है, वो पूरी निकल जाएगी और इसके बाद धीरे 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 वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी जोड़ों से संबंधित जो भी रोग है और नई स्किन आना शुरू हो जाएगी। पहला, आप बालों में भी मालिश कर सकते हो उसे, दालचीनी के जो पाउडर मिलाया है उसे बालों की जड़ जहां कमजोर है, जहां स्किन में प्रॉब्लम है, बालों के खुजली है, डैंड्रफ है, बहुत सारी चीजें हैं, वह भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो भाई बहन बहुत दुबले हैं, जो हेल्थ बनी नहीं पा रही, कितना भी खा रहे हैं, वह दुबले किस लिए है? पेट से संबंधित, उनके पेट में कृमि है। आप मेडिकल से भी दवाई लाके देंगे, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दुबले रहते हैं। उनको आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, 1 चम्मच वो घी डालिए और पिला दीजिए सुबह खाली पेट। सारे कृमि आपके 10 से 15 दिन में पूरे उनके लेट बात में पूरे निकल जाएंगे। पेट पूरा साफ हो जाएगा, पेट की पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी और वो पूरा भोजन करना शुरू कर देंगे पूरा अच्छे से, और उनका पूरा पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और शरीर भी हष्ट पुष्ट बन जाएगा। पानी के साथ लेना, दूध के साथ नहीं लेना इस घी को। इस घी के प्रयोग से आप बालों में मालिश कर सकते हैं। दूसरा, जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन का अटैक आता है, माइग्रेन सिर में दर्द होता है और इसके बाद फिर उल्टियां शुरू हो जाती है, उल्टी होती है और फिर कुछ देर बाद सामान्य हो जाता है, और फिर भी नहीं तो उनको मेडिसिन लेना पड़ता है। इस अवस्था में अगर आपके पास जामुन की गुठली अगर सूखी हुई रखी हुई है, थोड़ी सी ये चीजें सुखा करके रख लीजिए, कभी इसका प्रयोग हो सकता है और आपसे मांगे तो आप किसी को भी दे सकते हैं। उसको जामुन की गुठली को घिस लीजिए, घिस करके पानी में घिसना है, जामुन की गुठली को घिस लीजिए, घिस करके जिस घी को मैंने बताया उस घी में डाल दीजिए और डाल करके और उनके मस्तक पर, पीछे गर्दन पे हल्की सी मालिश कर लीजिए। 10 मिनट में सिर बंद हो जाएगा। 10 मिनट भी बहुत होते हैं। अच्छे से मालिश कर दीजिए ऐसे, और पीछे गर्दन में मालिश कर दीजिए। उस घी का प्रयोग आप सब में कर सकते हो। आप मालिश कर सकते हो, बालों में मालिश कर सकते हो, दूध में डालकर पी सकते हैं आप। बहुत से रोगों के ऊपर वो खुद में औषधि बन गया है, घी खुद औषधि बन गया है। उसमें आप करेले को किस लीजिए, किस के 2-4 बूंद उसका रस निकालिए, उस घी में डालिए और तलवे पे मालिश कर दीजिए, हाथों में मालिश कर दीजिए। इस तरह से करने से मधुमेह के रोगियों को बहुत लाभ होता है। इस तरह के
घी का प्रयोग तो बहुत है, पर जब आपको कोई औषधि मिलाने का नहीं होता है, नहीं पता है, तो वह घी छान के रखिए। आप उसको रुई को, कॉटन को गीला कीजिए, गीला कर लिया, इस तरह से उसको कॉटन को निचवा लीजिए और उसके ऊपर जो घी है उसकी लपेट लगा के दोनों आंखों के ऊपर रखकर 5 से 10 मिनट सो जाइए। आप बाहर से आए हैं तो कि आंख में लालिमा है, गर्मी बहुत लग रही है, आंखों में दर्द है, किसी भी तरह का पानी बह रहा है, इस तरह से करने से आपकी आंखें स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाएगी। दूसरा, आपको कहीं भी ऐसा दर्द होता है, घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं भी किसी भी जोड़ों में दर्द हुआ, उस घी की मालिश आप कर लीजिए। उस घी की मालिश हर रोग में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वह एक सौम्य औषधि हो गई है। कान में दर्द है, कान के पीछे मालिश कर लीजिए, इस तरह का। दूसरा, एक चीज और बता रही हूँ मैं, आप एक थाली लीजिए, उसमें 2-4 बूंद पानी डालिए, 1 चम्मच पानी डालिए और 2 चम्मच घी डालिए। एक थाली लीजिए, उसमें 1 चम्मच पानी डालिए, सादा पानी, और वही वाला घी 2 चम्मच डालिए और उसको इस तरह से फेंटिए। फेंटते जाना है, फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। वह घी, जो पानी है, वह आपको थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ गया। फिर 1 चम्मच डालिए, ऐसे 3 चम्मच पानी डालिए उसमें और पूरा बराबर एक ही तरफ से हाथ चलने देना, उसको लपेट, वह पूरा घी इस तरह से पानी बन जाएगा। वह घी लेकर के आप एक डब्बी में रख लीजिए और जहां जिस भी भाई बहन को अगर मिर्गी के अटैक आते हैं या डिप्रेशन में है, पागल जैसे हो गए हैं, उनको आप सबसे पहले पेट के बल लिटाइए। पेट के बल लिटा करके मेरुदंड के आसपास ऊपर से नीचे मालिश कीजिए, ऊपर से नीचे मालिश कीजिए और उनके सिर में मालिश कर दीजिए। अगर सिर में मालिश नहीं कराते हैं वे, तो आप एक गीला कपड़ा लीजिए, पतला, पानी में भिगो लीजिए कपड़े को और उसके ऊपर वो घी थोड़ा सा लपेट लीजिए और उसको ऐसा बांध दीजिए। अगर मालिश नहीं करवाते हैं, कपड़ा गीला कीजिए, पतला कपड़ा हो, उसको उस घी में थोड़ा हल्का सा लपेट लीजिए और इस तरह से बांध दीजिए, बांध के सुला दीजिए। कुछ ही दिनों में उनमें बहुत परिवर्तन आएगा। जैसे आप परिवर्तन देखने लगे तो आप दिन में उसको 2 से 3, 4, 5 बार आप अवधि बढ़ा सकते हैं। इस तरह के ये जो आयुर्वेद में जो बताया गया है वही मैं आपको बता रही, और ये हर प्रकृति के व्यक्ति के लिए, गर्म, ठंड और सम वालों के लिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये करने से ये हो जाएगा। ये सब प्रकृति वालों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि आप अपनी प्रकृति को कैसे पहचानेंगे। हमने बता दिया, आपकी प्रकृति, आपकी तासीर आपके अनुरूप नहीं है, तो इसलिए सम प्रकृति के लिए आप अपना आकलन स्वयं करें कि आप कितने स्वस्थ हैं। आप प्राणायाम कर रहे हैं, सभी चीज कर रहे हैं, आप अपना खान पान भी अच्छा रखें, लेकिन स्वस्थ कैसे हैं आप कैसे जानेंगे? तो आप 2 चीज से आप अपने आप को स्वस्थ की जानकारी ले सकते हैं कि आप जैसे ही टॉयलेट में गए, पूरे फ्रेश हो गए, 1 मिनट के अंदर आपका पूरा मल त्याग गया और आप आ गए, आप पूर्ण पेट से संबंधित पूरे स्वस्थ है। ये आपका आकलन है। आप जैसे बिस्तर पे गए और वैसे ही नींद लग गई आपकी, तुरंत आपको हाथ पैर फैलाने की
जरूरत नहीं कि हाथ दुख रहा, पेट दुख रहा, इस कर बटले उस कर बटले गए और आप सो गए, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आपकी बगैर अलार्म के, बगैर किसी को उठाए आपकी नींद सुबह 4 बजे खुल गई, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। इससे आपका आकलन आपने कर लिया है। दूसरा ये हो गया कि आप पेट से, मस्तिष्क से आप स्वस्थ हैं। आप फेफड़े से कैसे स्वस्थ है कि आप 4 सीढ़ी चढ़े और रुक गए तो समझ लेना आप अस्वस्थ हैं। 7 सीढ़ी एक साथ अगर आप चढ़ गए एक सांस में 7, तो आप स्वस्थ हैं। क्यों? कि जीवन हमारा 7 चीजों में ही सिमट कर रह गया है। 7 चीजों से ज्यादा बढ़कर हम है ही नहीं। 7 दिन के अंदर ही हमारी मृत्यु है, 7 दिन के अंदर ही हमारा जन्म है। तो 7 चीजों को लेकर ही आयुर्वेद में इसका परीक्षण किया गया है। 7 सीढ़ी आप एक साथ चढ़ जाओ, आपके अगर श्वास नहीं उठी, नहीं फूली, आपने देख लिया तो आप स्वस्थ है, आपका आकलन आपने कर लिया है। ये हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इस तरह का पहले हमें जानना है, फिर हमें इलाज करना है। इसी तरह की एक स्टोन थेरेपी भी होती है, समय कम है, अब मैं इसको अगली बार बताऊंगी कि स्टोन से भी हमारे शरीर को जब लास्ट टाइम होता है कि बहुत सी सारी चीजों से हम थक जाते हैं तो हमें स्टोन थेरेपी की जाती है और वो बड़े बड़े शहरों में है चूंकि, और उसके लिए बहुत जरूरी हमें जानकारी चाहिए कि स्टोन थेरेपी से ब्लड बढ़ जाता है। लाल कलर का पत्थर होता है, उसे पानी में डाल करके पिलाया जाता है, उसको गर्म कर किया जाता है, ब्लैक कलर के पत्थर को, उससे सिकाई की जाती है। बहुत से रोगों में वह बहुत लाभदायक है। तो 7:52 हो गए हैं और मैं अपना सत्र यही समाप्त करके, आप लोगों की अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे योगाहार के सदस्यों के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम। और आगे भी आप इसी तरह से जो जो भी चीज़ आपको, जैसे अभी स्टोन थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो जब समय मिले पुनः पधारें। आपका आभार है। अभी प्रणाली मराठे जी का हैंड रेज है, तो कृपया वो आए और अपना प्रश्न पूछें। ओम प्रणाम। और आज के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ है हम। आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। जी बहन जी, मुझे वो आपने घी बताया ना, औषधि घी, उसके बारे में थोड़ी जी बताइए। जानकारी थी। वो सब में जो में मिला कर लेना है वो। और हमारे यहाँ ना गर्मी में धना जीरा की पाउडर करके पानी में उबाल कर लेने की आदत है। थोड़ा सा दूध और शक्कर मिलाकर। वो आपने तो बताया कि धना और जीरा ये नहीं करना है, उबालना नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा ये। ओम प्रणाम। आप जैसे मैंने बताया कि जीरे को आप गला देते हैं, भिगो देते हैं और सुबह में जैसे पीते हैं ना, तो ठंडी में पीते हैं तो आप गर्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं करके आपको अगर जैसे पीना है तो गर्म पानी को करें और फिर उसमें गिलास रख दें। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन जीरे के पानी को गर्म करेंगे, धनिये के पानी को गर्म करेंगे और गर्म करके पिएंगे तो वह आपको उतना फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये गैस बना सकता है। इसलिए कोई भी औषधि को गर्म तभी करें जब आपको उसकी पूरी जानकारी हो। औषधि को गर्म नहीं करें। जैसे आपको पता होगा
कि घी और शहद बराबर मात्रा में अगर सेवन की आपने, घी और शहद को बराबर मात्रा में अगर हाथ पे लेकर कर लिया तो वो एक जहर बन जाता है, उसकी मात्रा कम ज्यादा रहती। ये आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का ऐसा है कि उतना कठिन भी नहीं है और उतना सरल भी नहीं है। बस हमें समझना है आयुर्वेद को कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को पहले समझे, इसके बाद आयुर्वेद का सेवन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रणाली मराठे जी के प्रश्न का जवाब दिया। आदरणीय डॉक्टर राउत जी। जी, बहन जी को सादर प्रणाम। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। मेरा एक कॉमन प्रश्न है कि ये जो पेनफुल मेंसेस होते हैं, पेटी को समस्या होती है। नागेंद्र जी वीडियो बंद कर लें। नागेंद्र जी, नागेंद्र लोधी जी, धन्यवाद। जी बहन जी। जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी बहन जी, पेनफुल मेंसेस की समस्या है बेटी को। क्या है? ब्लड भी, मेंसेस में दर्द बहुत होता है, पीरियड दर्द बहुत होता है पीरियड के समय। आवाज आ रही? हेलो। पीरियड में दर्द होता है, पीरियड में, एमसी पीरियड में पीरियड दर्द में होता है। दर्द होता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक काम करना भैया, दालचीनी, जो दालचीनी होती है ना, दालचीनी को घिस ले आप, पत्थर पे घिस ले या उसको उबाल ले। दालचीनी को पानी में डाल करके थोड़ा सा उबाल ले या घिस ले, दोनों कर सकते हैं आप। अगर आपने पत्थर पे घिसा है तो ठंडे पानी से घिसकर और ठंडे पानी, उस पानी में एक कपड़ा डालकर नाभि के आसपास पूरा लपेटा लगा दे, पूरा लपेटा लगा दे और कुछ देर रहने दे, दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने पानी को उबाल लिया है तो अगर गर्म पानी, गर्म और ठंडे दोनों की सेक कर सकते हैं आप, दोनों की सेक कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही सेक कर सकते हैं। उसको भी गर्म पानी में आप जैसे कपड़ा डाला, एक बार निचवाया और लपेट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं दालचीनी के साथ। दालचीनी का पानी आप उबाला है तो उनको सेवन भी करवा सकते हैं आप। दर्द में किसी भी तरह का दर्द होगा, बहुत आराम मिलेगा। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। माया राजदीप का जो है हैंड रेज है, मैं निवेदन करता हूँ वो अपना प्रश्न पूछें। जी मैम, ओम सदन नमन को प्रणाम। जी मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। जो बिच्छू की दवाई बताई है वो तो मैं बना के रखूंगी, क्योंकि गांव में बहुत बिच्छू निकलते हैं और बहुत काटते लोगों को। जी मैम जी मेरा जी एक जी जी। सवाल है, मुझे जुकाम हो गया है मैम, 1 सप्ताह से ठीक नहीं हो रहा, सूख नहीं रहा है, मैंने कोई दवाई नहीं ली है अभी। पानी बह रहा है नाक से? वो पानी भी बहने लगता है, गाढ़ा भी हो जाता है, नाक बंद भी हो जाती ठीक है। है ठीक है ठीक है। अब आप एक काम करना बहन जी, गुड़ जी है ना, गुड़, गुड़ है ना, थोड़ा सा गुड़ लेना, ठीक है, आज ही जी लेना, है ना। जी जी उसमें मिलाना उतने ही हल्दी, छोटी जी चम्मच हल्दी मिला लेना, है ना। जी और जी उसमें मिलाना थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक, ठीक है। जी तीनों को मिला के गोली बना लेना, जी अच्छी मसल लेना, उसको सूखा पानी वानी नहीं डालना है, आराम से गोली बना लेना। और जब आप रात को खाना वाना खाकर सोने के लिए हो जाते हो कि अब हमें सोना है, 1 गिलास गर्म पानी पी लेना। डेली सभी को पीना, सोते टाइम गर्म पानी पीकर ही सोना। इससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, नींद अच्छी आती है, हमारे शरीर में सारी चीजों की जो सप्लाई है वह बहुत अच्छे से होता है। पानी पी लिया, इसके बाद वो गुड़ हल्दी की गोली खा करके सो जाना है, आपको पानी नहीं पीना है इसके बाद, ठीक है। कुल्ला कर लेना थोड़ी देर बाद, लेकिन पानी का सेवन नहीं करना है। ऐसा आप करो, पहले तो आपकी सर्दी ठीक होगी,
जो आपका कफ जमा है वह कफ निकल जाएगा पकने के बाद, है ना। जी जी आपको खराश आएगी, कफ पूरा निकल जाएगा, कफ पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेट बात में निकल जाएगा। आपको लेटरिन भी थोड़ी चिकनी और वो होगी, आप समझना कफ निकल जाएगा। ऐसा 3 या 4 दिन आप वो गोली खाएंगे ना, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको बार बार सर्दी नहीं होगी। गुड़ हल्दी की गोली ये छोटे बच्चों को अपनी छोटी मात्रा में बना के दे दे, बड़ों को बड़े, ये बिल्कुल आप परमानेंट रखें। जी जी काला जी नमक बहुत कितना, धन्यवाद। काला नमक कितना डालना है इनमें? जी काला छोटा, नमक थोड़ा सा, ताकि गले की खराश कम हो, थोड़ा सा। जी और गुड़ और हल्दी बराबर मात्रा में ले। जी अच्छा, एक चीज और है, मैं एक चीज और, गर्मी का समय है बता देती हूँ मैं आपको, कि जी जैसे हम अब गर्मी ज्यादा तेज होगी है ना, तो किसी किसी भाई बहनों को बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी, अतः गर्मी लगती, कूलर में भी बैठे रहते तब भी पसीना निकलता, घबराहट होती है। उन भाई बहनों को खाली पेट आप उनसे ये बोलिए, खाली पेट इतना सा गुड़ खाएं और ऊपर से 2 गिलास पानी पी ले, जी तुरंत जी ठंडा पानी पी ले, फ्रिज का नहीं, मटके का पानी, गुड़ खाकर पानी पी ले। उनको गर्मी में जाएंगे, पसीना निकलेगा, लेकिन उनको घबराहट नहीं होगी, पूरे अंदर का ब्लड पूरा फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होके पूरा निकले, पूरे रोम छिद्र खुल जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी, पसीना जरूर आएगा, लेकिन स्वस्थ रहेंगे। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। गुड़ का बताया है कि गुड़ खाने से बहुत गर्मी हो रही है, गुड़ नुकसान करता है, लेकिन गुड़ को किस तरह खाना, ये भी हमारी औषधि है। गुड़ एक बहुत बड़ी औषधि है। आप गुड़ को भिगो दीजिए एक कटोरी में, उसको हिलाइए नहीं, वो अपने आप में जितना भी घुलता है उतना घुलने दीजिए। जब सुबह गलाया, शाम को आपने देखा, या शाम को भिगो दिया, सुबह आपने देखा गुड़ को जितना गल चुका है, ठीक है, उठाकर बाहर रख दीजिए। उसको हिला के और थोड़ा रहेगा हम हिला दे, ऐसा नहीं, उसमें डाल लीजिए आप जो भी तेल यूज करते हैं, जैसे मान लो नारियल का तेल मिला लिया, बादाम का तेल मिला लिया, तिल्ली का तेल मिला लिया, उसमें थोड़ा सा, और सिर की मालिश कर ली अच्छे से। सिर की मालिश खूब अच्छे से करो आप, आपके बालों में आयरन जाएगा, बाल स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आज के उसमें बाल झड़ने का, बाल से संबंधित जितने रोग हैं, उन रोगों में ये बहुत लाभदायक। जी मैम आप इसको शीशी में भर के रख भी सकते हैं। एक भैया का इसमें मैसेज आया था, मैं वो और बता देती हूँ। मुंह के छाले के लिए, मुंह के छाले के लिए एलोवेरा को पानी में उबाल ले, एलोवेरा को थोड़ा सा किस कर अंदर का जो गूदा है उसे पानी में डाले, उसमें नमक डाले, थोड़ी सी हल्दी डाले, थोड़ा सा उबाल ले, और उससे गरारे कर लिए। आपके 1 या 2 गरारे करने से ही आपके मुंह के छाले और गले का पूरा खराश मिट जाएगी। आपको थोड़ी जी देर मैम मुंह में रखिए और वो करें। दूसरा, तिल्ली का जो तेल होता है ना, तिल्ली का तेल मुंह में भर के उसको पूरी तरह से चबाएं, पूरी तरह से चबाएं, चबा चबा के थोड़ी देर रखें, और इसके बाद कुल्ला कर ले। इसको कवल कहते हैं। हम प्राणायाम, हमारे इसमें भी तिल्ली का तेल नहीं है तो हम नासिका से श्वास को पहले मुंह में भरवाते हैं, इस तरह चबाते हैं, फिर वापस निकल जाते हैं, लार बन जाती है, लार, लार बनाना है, वापस निकल जाते हैं, फिर भरते हैं दाएं बाएं, फिर भरते हैं, दाएं से बाएं घुमाते हैं, बाएं से दाएं घुमाते हैं, फिर मुंह खोलकर चबाते हैं। इस तरह से मुंह का व्यायाम करवाते हैं। जिन भाई बहनों की अगर लार, मुंह थोड़ा सूखा रहता है तो उसमें लार बनना शुरू हो जाता है। जिन भाई बहनों को अगर लार नहीं बन रही है, सूखा मुंह होता है, पनीला सा मुंह होता है, फीका फीका होता है, अजीब तरह का होता है, तो वैदिक योग के अंतर्गत जो ल शब्द है, ल, उसमें नीचे ल का एक रेब होती है, ला की रेब होती है, लेर लेर
ये ल में नीचे दिख रहा है। जी मैं हाँ, री इसको की 10 मात्रा। से इसको लिर हाँ बोलते हैं, लिर, ऋषि की लिर। ल नीचे लिर। रा की लेब होती है। हाँ हाँ हाँ। उसको जैसे कोई तुतलाता है, बच्चा कोई तुतला रहा है, किसी के गले की आवाज साफ नहीं निकलती है, कोई के मुंह में लार नहीं बनती है, इसको रोज 10 से 15 बार खाली पेट उनसे बोलने को बोलो, उनके मुंह में लार बनने लगेगी, वो थूकने लगेंगे, मुंह का टेस्ट आ जाएगा। बच्चा अगर नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा अटक अटक के बोल रहा है, उसको ये बुलवाओ। ये एक थेरेपी होती है जो हम दे रहे हैं। मेरी क्लास में भी एक बहन आ रही है, वो पहले बिल्कुल उनका पैरालिसिस अटैक में उनकी आवाज चली गई थी, लेकिन अब वो इतना बोलने लगी है, वो 50 के ऊपर है, पापा बोलने लगी है, फोन आता है, फोन करने लगी, आ जाओ लेने छोड़ने, इस तरह से। ये जी कुछ ओम, थेरेपी है जिनकी बहन जी, हमने। ओम ओम बहन जी, कुछ प्रश्न और जी लोगों भैया। के हैं तो उनके लेना जरा, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, फिर वो जी रह जी जी जाएंगे, जी 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 है ना। जी जी तो मैं आदरणीय मिथिलेश मैडम को ही आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न पूछें, और उत्तर के बाद फिर दूसरे प्रश्न पूछ लेंगे, लोगों के बहुत हैंड रेज्ड है। मिथिलेश मैडम। जी ओम। दीदी प्रणाम। दीदी मेरी जी क्लास में एक बेटी आती है 20 साल की, और वो पहले ठीक थी, और 2 साल से कह रही है वो कि उसको ना सफेद दाग हो गए हैं, बिल्कुल होठ के ऊपर, जो ऊपर वाला होठ है ना, तो एकदम से सामने से दिखता है और बहुत भद्दा लगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो उसको अनुलोम विलोम करा रही हूँ, लेकिन आप बताइए और क्या करना चाहिए। हाँ दीदी, ये ठीक है। उनको क्या है, उन्होंने कुछ सेवन किया है, उसके कारण उनको ये साइड हाँ इफेक्ट जी। हुआ है। जी जी, उसने दवाई खाई है, उसे कोई लीवर में प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये उसको बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी उसे। उनसे पहले तो आप उनको बोलना कि जमीन के नीचे जो गड़ी हुई चीजें होती है ना, जैसे मूंगफली है ना, जी और अपने मूली है, ये चीजों जी का सेवन बंद कर दे। मूली का सेवन तो टोटल बंद कर दे, बैंगन का सेवन बिल्कुल बंद कर दे, छोड़ दें आप उस चीज जी को तो। और जब तक आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा आराम हो रहा है, जमीन के नीचे जो जमीन के गर्भ में जो चीजें हैं उनको खाना छोड़ दें। दूसरा, अखरोट होता है ना, अखरोट के छिलके को सूखा करके उनको जला लीजिए। वो बहुत मुश्किल से जलते हैं क्योंकि उसमें ऑयल होता है ना। अगर वो ऐसे न जल रहे हो तो ये जो नारियल की जो फोड़ने के बाद जो नट्टी होती ना, उसमें रख के जलाइए आप, है ना। ऐसे मुश्किल से जलेंगे वो ना। अखरोट के छिलके बाहर वाले, उनको जला करके उनमें जो काला हो जाएगा ना, उसमें तिल का तेल डालिए, 1 बूंद डालिए, वो काजल जैसा बन जाएगा। और रात को सोते टाइम आप उससे ऐसी मालिश करवाइए, मालिश करके कहने सो जाना। ये कुछ दिन कराइए, फिर जरूर मुझे बताइए इस चीज। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने उसको ही बताया था, आपने जी मुझे अभी 2 दिन पहले जब आप आए थे, कि वो जो आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी और जो खड़िया आपने बताई थी, जी जी मैंने जी जी बिल्कुल। मैंने कहा आप इसको लगाना शुरू करें और नारियल का जी, तेल लगाएं। तो ये आज भी मैंने, बताना आप उनको, ये जरूर करवाना बहन। जी जी जी, तो जैसे वो मिट्टी और खड़िया करना चाहिए उसको, उसको भी वो भी चलने करे, दो, और चलने दो, चलने रात में इसको दो, कर ले अखरोट वाले को। बिल्कुल बिल्कुल चलने दो, आप दोनों चीज चलने दो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जी मैं आपको ओम। जरूर बताऊंगी जैसे बिटिया को कुछ उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी दीदी। कल्पना साहू जी हैं, वो अपना प्रश्न पूछें। जी ओम। कल्पना जी। जी ओम। अनिल राय जी। जी जी जी, ओम। पूछिए। मुझे जुकाम हो रहा है, बुखार और जुकाम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी सूट नहीं हो, यानी मेरी प्रकृति गर्म है। कोई बात नहीं, गुड़ हल्दी की गोली आप लीजिए। और ले दूसरा जो सकते मैंने आपको बताया था अभी, अजवाइन के फूल और कपूर वाला, है ना, जी तो जी। आप उसको गर्म पानी में 1 बूंद डाल के उसकी भाप लीजिए, पूरा कफ आपका पिघल के शरीर का पूरा निकल जाएगा। आप
या अपने रुमाल में भी आप उसको ऐसे करके सूंघ भी सकते, पूरा कफ निकल जाएगा। कफ में थोड़े से क्या होता है, कुछ धूल के कण रहते हैं ना, तो वो बार बार सर्दी होती है। कफ में जब धूल या इस तरह की कोई कण आ जाते हैं ना, वो बार बार सर्दी हो जाती है, पलट पलट के होती है। इसलिए आप जो मैंने तेल बताया था, वो तेल आपका बन गया होगा तो 1 बूंद गर्म पानी में डालें और उसकी भाप लें। सर्दी पूरी फेफड़े से पूरी ठीक हो जाएगी। एसिडिटी का प्रॉब्लम भी है मुझे, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एसिडिटी होती है, जी आप नाभि के आसपास वही वाला तेल लगाइए जो मैंने जी आपको बताया था, कपूर उर्वू। और एसिडिटी के लिए फिर मैं बाद में आपको, चाहे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी एसिडिटी के लिए, तो आप वो करिए। जी जी ओम। अनिल राय जी का प्रश्न है। अनिल राय जी, अनिल राय जी। जी ओम, आवाज नहीं जा रही सर? आ रही है, आ रही आ रही है। पूछे, प्रश्न पूछे। जी हाँ। ओम। हाँ, दीदी को प्रणाम। मैं दीदी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरा पेट जो है बहुत खराब रह रहा है 4-5 महीने से, जिसमें लूज मोशन की तरह से हो रहा है। और भूख तो लगती है दोपहर की, और शाम को भूख कम लगती है। अब गैस लगता है कि भरा हुआ है। अब मेरा भोजन क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं, जिसमें कि मैं सुबह उठ के 8:30 के आसपास मेथी खाता हूँ। इसके बाद जो है मैं फल खाता हूँ 10 बजे, 3 प्रकार के। तो और 12:30 बजे खाना खाता हूँ, और शाम को फिर वही, और सवेरे और दिन में कई बार 4-5 बार कभी कभी हो जाता है, कभी कभार 2-3 बार हो जाता है। और लूज मोशन बिल्कुल जैसे लगता है कि पेट खराब है। तो इसके लिए क्या उपाय करें? जी ओ। जी भैया, प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो, आप जो फल खाते हैं ना, खाली पेट फल नहीं खाना है। खाली पेट आपको फल नहीं खाना है। आपको सुबह जो आपकी दिनचर्या वो चलने दे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि लौकी का सेवन करें। लौकी को थोड़ा सा, आपकी पाचन क्रिया थोड़ी सी लूज हो गई है, इसलिए ये हो रहा है। लीवर आपका थोड़ा सा कमजोर हो गया, इसलिए ये हो रहा है। आपको लीवर को मजबूत करना है तो थोड़ी सी लौकी पानी में उबाल ले, काली मिर्च डालकर उबाल लें, और उसको नाश्ते के टाइम उसको थोड़ा सा खाएं। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल लें और फिर उसका सेवन करें। इसके बाद आप फल खाएं। 10-10:30 बजे जब आपको खाना है, एक फल एक ही समय में खाएं। अगर एप्पल खा रहे तो आपको एप्पल ही खाना है। फिर अंगूर संतरे 10 तरह का नहीं खा, एक समय में एक फल खाना है। दूसरा, भोजन में ज्यादा पतली चीज ले। शाम को आप चाहें तो पतली खिचड़ी ले। दूसरा, साथ में आप कटी स्नान करें भैया। कटी स्नान कि आप एक टब में अभी आप गुनगुना पानी ले। अभी जो समय है वो गुनगुना पानी ले। 1 दिन छोड़ के करना है आपको, 3 दिन करना है। अगर आज से शुरू करा तो पहले आप इस सप्ताह गुनगुने पानी से करें, और कमर के नीचे का भाग पानी में डुबोकर आपको 7 मिनट बैठना है। 10 मिनट से कम, 7, 8, 9, 10, 10 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। 10 मिनट आप बैठे, उसमें पैर को भीगनो ना दे, ऊपर इस तरह से करके रखें, पैर सूखे रहे आपके। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कटी स्नान तो सभी भाई बहनों को करना चाहिए। महीने में 1 या 2 बार टब में हमें गुनगुने पानी में बैठना चाहिए। गुनगुने पानी में बैठने से हमारे अंदर के जितने विकार हैं वह पूरे होंगे। आपको कटी स्नान आज से ही करना है। पैर सूखे रखें, और एक चीज का ध्यान जरूर रहे कि जब हम लेटरिन जाएं, अगर हमारे पैर गीले हैं तो आप उसको पोंछ कर सुखा कर जाएं, क्योंकि ऐसे में मल हमारे अंदर आंतों में जम जाते हैं। पैर अगर भीगे रहे तो हमारे मल आंतों में जम जाता है। पैर सुखा कर जाए। बाद में जब मल त्यागे, इसके बाद
पैर को धोएं। पहले पैर, गीले पैर में कभी भी लैट्रिन नहीं जाना, गैस एसिडिटी हो सकती है, आपके हो जाती है ये। जी ओम। प्रदीप राज वर्मा जी। ओम। ओम, मैं सादर प्रणाम। जिससे हम मैं बोल रहा हूँ अपने कि मेरी धर्मपत्नी जो है उनको नाभि बार बार विस्थापन हो जाती है और फिर दस्त लगते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता आप नाभि देख सकते हैं भाई जी? है? हाँ, नाभि देख, कैसे देखते हैं आप? धागे से नाप लिया, थोड़ा सा एक आधे अंगुल का अंतर है। जी 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 जी, कोई बात नहीं है। आप उनको पेट के बल लिटा दीजिए पहले, तो उनकी नाभि जी। को पूरा पहले सेट करिए। पीठ के बल लिटा दीजिए, बायां पेट के बल? पैर मोड़िए, दाहिना पैर सीधा रखिए, दाहिना पैर सीधा रख दिया, बायां पैर मोड़ लिया, और उनका अंगूठा पकड़ करके, उनको नहीं बताना है, अंगूठा पकड़ लिया पैर का और धीरे से छोड़ दिया। ऐसे 3 से 4 बार करना, और फिर देखना नाभि अगर बराबर हो गई है, नाभि उनकी अगर सेट हो गई है, तो उनसे कहिए कि सुबह उठ करके ठंडा पानी ले। ठंडे पानी में, मतलब ठंडा फ्रिज का नहीं, मटके का नहीं, सम पानी, गुंड का जी। पानी, सम पानी, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा हो, सम पानी मतलब गर्म नहीं करना। उसमें 1 चम्मच शहद डालना है। जी। शहद डालकर उकड़ू बैठकर पीना है। उकड़ू बैठकर चुस्की लगा के पीना है। नाभि उनकी बराबर सेट हो जाएगी, हमेशा के लिए फिर आपको नाभि नहीं दिखेगी। उकड़ू बैठकर चुस्की लगाकर वो पानी 3-4 दिन पिला दीजिए। पहले नाभि सेट करिए, पूरी नाभि सेट हो जाएगी तब ये करिए आप। एक एक बार और रिपीट करिए वो, उल्टा लेटा के और फिर कैसे छोड़ना? पीठ के बल लेट गए हम, हाँ, पीठ के बल लेट पीठ गई, के बल लेट गए, बायां पैर मोड़ लिया, उल्टा बायां पैर मोड़ पैर लिया। मोड़ लिया हमने, हाँ ठीक है। जी। ये हम लेट गए, ये बायां पैर हमने इस तरह से मोड़ लिया, दाहिना हाँ पैर ये है। आप जी। दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए। जी। एक बार तो उनको पता नहीं रहेगा, दोबारा जरूर पता हो जाएगा कि मेरा पैर छोड़ने वाले हैं। तो पहले हाँ उठाइए ऐसा और छोड़ जी। दीजिए, अच्छा। इस तरह से छोड़ दीजिए। जी। एक बार में नाभि सेट हो जाएगी, फिर ऐसा 2 से 3 बार और कर लीजिए ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। फिर देखिए तुरंत सेट हो जाएगी, नाभि अपने आप में आ जाएगी। ठीक। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम। कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। जी हाँ, जी हाँ। बहन को सादर नमन, वंदन। आज बहुत सारा जानकारी मिली। बात है, मेरा ये बहुत जल्दी कर रहा हूँ। एक पड़ोसी है, पैरालिसिस मार दिया मैंने, प्रेशर से उसको मार दिया। तो अंग तो थोड़ा दया वाला नहीं उठ रहा है, लेकिन जो आप बोली कि आवाज घिंच गया है, आवाज भी घिस गया है उसका, तो आवाज कैसे उनको आएगी, थोड़ा जानकारी दें ताकि मैं उसको बता दूं। बोल नहीं पाते भाई जी, वो नहीं नहीं, बोल नहीं पाती। बोल नहीं 50 पाते साल हैं। की है। 50 साल की है जी। थोड़ी बहुत आवाज निकलती है, नहीं निकलती? हाँ 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 हाँ, वो यू करती है थोड़ा बहुत। अच्छा, जो मैंने आपको घी बताया था ना भैया, घी बताया था, जी जी। घी बताया था, जो मैंने छान कर घी बताया था, पहले तो उस घी की गले पे हल्के हल्के मालिश करना, सिर्फ घी की। और मालिश कैसे करेंगे? उस घी को हाथ पे रख लीजिए, जो घी जो कपड़े से छना हुआ है उसको आप हाथ पे रख लीजिए। और जो ये बीच वाली जो उंगली है हमारी, ये औषधि अंगुली है, इसको औषधि अंगुली बोला जाता है। इससे हमेशा एक चीज का स्पर्श चिकित्सा के अंतर्गत में ये भी आपको बताने जा रही हूँ कि जब अगर कोई औषधि आप खाते हैं तो इस उंगली को जरूर सेवन करें। अगर आप मेडिकल से भी दवाई लेते हैं तो इसको इस उंगली से पकड़ कर खाएं, ये औषधि वाली।
आप वैद्य जी के पास जाएंगे तो वैद्य जी भी यही बताएंगे कि कोई भी चूर्ण लिया है तो उसको ऐसे करके ऐसे चाटो, ना कि ऐसे चाटने के लिए कहेंगे। अक्सर हम इसी उंगली से चाटते हैं, ये उंगली इसकी नहीं है, औषधि उंगली ये वाली उंगली। तो वो घी को आप यहाँ पर इस पे रखिए और गले पे हल्के से मालिश करवाइए, उनको एक एक बूंद नाक में डालिए, ठीक है। और दूसरा, दालचीनी का पानी रोज उबालकर आधी चम्मच उनको पिलाइए। दालचीनी का पानी थोड़ा सा उबाल लिया, आधी चम्मच वो पिलाइए। दूसरा, जो शंख होता है, शंख होता है, उसे धो करके उसमें पानी भरिए और एक लौंग डाल दीजिए उसमें, रात भर रखा रहने दीजिए, सुबह वह पानी भी उनको सेवन करिए। और उनको जरूर से कुछ जो शब्द है उनको बार बार रिपीट करिए। मैं आपको शब्दों की लिस्ट दे दूंगी, जैसे वैदिक योग में वैदिक योग में इस तरह से पढ़ाया जाता है। उन शब्दों को लिखवाइए भी अगर लिखे तो, और बोलने की कोशिश करवाइए कि इनको बोलो, बस और कुछ नहीं करना है। कुछ दिन में बहुत जल्दी बहुत आराम होगा। जी ओम। अब अगले जो प्रश्न है वो कल्पना कोटले जी अपना प्रश्न पूछें। दीदी जी, आपने जो गौ माता के बारे में बताया, घी जिसको 100 कपड़े से छानना है, वो गौ माता चरने जाने वाली होना चाहिए कि बांधी रहती वो वाली होनी चाहिए? देखो, बांधी रहती वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं शहर की गायों का बोल रही हूँ। शहर में क्या होता है ना बहन, कि बहुत सारी पनी भी खा लेती है, बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेती है, हैं। खैर, गाय के पेट से जो निकला वो तो सारी चीजें अमृत ही है, उसके लिए वो नहीं है। लेकिन अगर गाय घर में बंधी हुई हो, घर का चारा भूसा घास खा रही है, तो वो और भी अति उत्तम है। यह है, तो उसको 100 कपड़े से छानना है आपको, बाजार का घी नहीं, बाजार का घी बिल्कुल नहीं। आप 100 नहीं 200 कपड़े से छान लोगे तो भी वो औषधि नहीं होगी। इसलिए आपको गाय का घी आपने सामने बनाया है, उसे छान लीजिए। जब आप 100 कपड़े से छानोगे, 25-25 की तहर बना लीजिए। और एक कपड़ा आता है बाजार में, लोन का कपड़ा कहा जाता है, पतला, जो अस्तर का कपड़ा होता है ना, पतला झीना कपड़ा होता है, जिसमें हम दही वगैरह या श्रीखंड वाला बांधते हैं, वो वाला कपड़ा, उससे पंचा छानिए। बोलते हैं, पंचा हाँ, बोलते हैं उसको। उस कपड़े से छानिए, वो घी की तासीर बदल जाएगी। आप घी को 25-50 बार ही छानेंगे ना, तभी देखेंगे आप कि किस तरह से घी बनने लगा है, वह बिल्कुल बदल जाएगा। आप उसको, आप जो मैंने बताया था कि जो मिर्गी है या डिप्रेशन के मरीज है, उनको एक एक बूंद नाक में भी डालें, नाभि पर भी लगाएं। और नाभि पे तो सभी को तेल लगाकर सोना है, नाभि पर तेल घी लगाकर डेली सोना है। और अगर ये घी बना लिया तो ये तो औषधि रूप में है कि आपको नाभि पर डाला। अच्छा, दूसरा, नाभि पे तेल लगाने का एक तरीका और बता दे रही हूँ मैं, कि नाभि पर हम अक्सर क्या करते हैं, तेल उठाया, नाभि पर ऐसा लगा लिया और बोल दिया कि हाँ लग गया तेल। अब हमने बोल दिया, आपने कहा लगा लिया तेल। आपको लेटना है, और लेटने के बाद उसे या तो ड्रापर से ले या उंगली में ले, और ऐसा करके उसको चुआना है, जिसमें टप करके आती है। ये एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। जब तेल आपकी नाभि के ऊपर इस तरह गिरेगा ना, तो एक एक्यूप्रेशर होता है। हमारी नाभि को ऐसे ज्यादा तेज हम दबा भी नहीं सकते उसे, आप तेज दबाओगे तो तुरंत उल्टी हो जाएगी। इसलिए उसको ऐसा टिप टिप करके आप गिराए, और दाएं से बाएं आसपास नाभि के घुमा दे, नाभि में से तेल की पूरा आपके अंदर और पूरे शरीर में जाने लगेगा। आज से, अभी से आपको नाभि में घी लगाकर सोना, और फिर देखना इसका चमत्कार। नाक में भी एक एक बूंद
घी डालकर सोना। उन भाई बहनों को जहाँ ये दिक्कत है, जितनी भी बहनों ने भाइयों ने प्रश्न पूछा है, उन भाई बहनों को नाक में घी जो छना हुआ कपड़े का, वो सभी को डालना है, सभी के लिए। आवाज के लिए, धरण जो चली जाती, नाभि जो खिसक जाती, उनके लिए, एसिडिटी के लिए, अपच के लिए, गैस के लिए, नींद ना आना, ये दोनों चीज आपको सभी को करना है। जी ओम। जी वो कृमि के लिए जो बताया था, गर्म पानी के साथ लेना है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा, कृमि है पेट में, बच्चों को होती है अधिकांश, तो गरम वही वाला कितने मात्रा में लेना है गर्म पानी में, 1 गिलास में? घी को ना? जी, घी को गर्म पानी में। जी जी, छोटी छोटी चम्मच, छोटी चम्मच, जो चाय पत्ती वाली वो होती है ना, शक्कर की तो बड़ी होती है, जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, आचमनी बोलते हैं, उस बराबर घी लेना है। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घी, और सुबह और शाम की सिर्फ एक ही मात्रा में, एक ही दिन? सुबह ही लेना है, सुबह ही लेना है, सुबह ही जी, लेना है ना? जी धन्यवाद। जी ओम। अगला प्रश्न श्री हीरालाल जी का है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछें। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बहन जी आपका, आप पुनः पधारी। मेरा प्रश्न है, ये जो हमारे यहाँ एक आते हैं 1 महीना करीब से, उनको योग साधक हैं वो, उनके करीब 1-2 महीने से पैर में फाटन होती, नीचे से लेकर ऊपर कमर तक। तो योग तो कर रहे हैं, प्राणायाम की कुछ मात्रा बढ़वाई हमने, अनुलोम विलोम की, तो आप कुछ तेल बता रही थी, तिली का तेल, या और कोई जो विधि हो उनके लिए, जो जल्दी आराम मिले, थोड़ा ऐसा उपचार बताइए उनके लिए। उनकी उम्र करीब 55 साल है। दर्द होता है भाई जी? हाँ, हल्का हल्का दर्द होता है। उनका बताना ये है कि सुबह के टाइम में थोड़ा ज्यादा रहता है, और दिन के शाम के होते होते वो घट जाता है, ऐसा बताया उनने। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम करिए, 1 बाल्टी में गुनगुना पानी, जिन भी भाई बहनों को अगर दर्द रहता है पाँव में ऐठन होती है, कि अगर हम सो गए हैं तो ऐठन होने लगती है, नसें चढ़ जाती है, कभी कभी तो इतनी नस चढ़ जाती है कि व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है, हाथ पैर उंगली सब तिरछी हो जाती है। और दूसरा दर्द रहता है पैर से लेकर के, कमर से लेकर के पैर तक के, अगर किसी भी भाई बहनों को दर्द है, बहुत दर्द है, पैर में सूजन है, ऐठन है, नसें चढ़ना है, उन सब भाई बहनों के लिए कि 1 बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, टब में या उनमें। और जो भीमसेनी कपूर आता है ना, भीमसेनी कपूर और आधा नींबू, भीमसेनी कपूर और आधा नींबू उसमें बाल्टी में गुनगुने पानी में डाल लीजिए। अगर भीमसेनी कपूर नहीं है तो इसका भी मैं दूसरा बता दूंगी, उसमें डाल करके आपको हिलाना नहीं है, सिर्फ डाल देना है, आधा नींबू उसमें निचोड़ देना है और बैठ जाना है, पैर डाल के बैठ जाना है। पैर कहाँ तक डालें? घुटने के नीचे, घुटने नहीं भिगोने, घुटने के नीचे पैर डाल के बैठ जाएं, वह भी 10 मिनट से कम, 7, 8, 9 मिनट, इतनी देर बैठना है आपको। जब आप बैठेंगे ना तो आपके पूरे शरीर में थोड़ी देर के लिए झंझनाहट होगी, झंझनाहट होगी कि आपके पूरे अंदर के जो ब्लॉक है वो पूरे खुलने लगेंगे, थोड़ी सी पैरों में खुजली भी होने लगेगी। आप उससे नहीं घबराएं, थोड़ी खुजली होगी, आपको चिनमिनाहट सी होने लगेगी। 10 मिनट के बाद आप पैर को निकाल लें, पोंछ लें, और फिर 15 से 20 मिनट बाद तिल के तेल की मालिश करें, नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर अच्छी मालिश कर लें, और फिर 4-5 दिन में आपको आराम हो जाएगा। पैर के जितने भी है, जितना दर्द है, ऐठन है, अकड़न है, पैर में सूजन है, वह हो जाएगी। और अगर भीमसेनी कपूर ना मिले आपको
तो जो खड़ा नमक होता है, खड़ा नमक सभी जानते हैं, खड़ा नमक और नींबू आराम से सबके यहाँ आसानी से मिल जाता है, उसे डालकर बैठ जाए, आप देखेंगे कि आपको उसी दिन कितना आराम मिल जाता है। सोच कर तिल के तेल की मालिश करें। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कपूर प्रश्न कुंवर भवन सिंह जी का है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आ जाएं और पूछें। बस आखिरी प्रश्न है ये। कपूर कितना लेना है? कपूर थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा कपूर लेना है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक प्रश्न और है, आधा आधा प्रश्न है, आधा तो जी ने पूछ लिया है। ये जो कीड़े निकालने का जो आपने उपचार बताया है, गर्म पानी में दूध, वो सॉरी घी डालने का, वो घी हो कितने चुका दिन है तक, कीड़े निकालने का। जी घी कितने ध्यान से दिन तक सुने, पीना है वो? मेरा निवेदन सुनो, ये जब हम सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। इस प्रश्न के उत्तर 4 बार हो गए, अभी कल्पना कोटले जी ने भी पूछा ये। तो ये जो थोड़ा सा क्या है कि प्रश्नों के बार बार हो रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा। जी ओम। अब बता दे मैडम, कुशवाहा जी को बताएं, फिर आगे बढ़े अपन। जी भाई जी, आपका प्रश्न फिर से पूछिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये घी कितने दिन तक पीना है वो कृमि निकालने के लिए? आप 7 दिन तक पीजिए, 5 दिन पीजिए, 4 दिन, जैसा आपको लगता है। पर महीने भर नहीं, मतलब वो तो आपको 6-7 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। 6-7 दिन में ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। इसके बाद बंद कर दीजिए, फिर आपको लगता जी है फिर धन्यवाद। चालू कर दीजिए। जी धन्यवाद। जी ओम। अब कुंवर भवन सिंह जी का प्रश्न है, वो पूछ लें। बहन जी ओम, आवाज आ रहा है? आ रहा। एक 18 वर्ष का बच्चा है, थायराइड है, मतलब बहुत सूखता जा रहा है उसका, 18 वर्ष का सूख जा रहा है, उसकी आंखें बाहर तब दिख रही है, निकलता हुआ। जी भाई जी, मैं बता दे रही हूँ, मैं समझ गई हूँ। आप उसके जो रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं, उसके आटे में 1 चम्मच घी डाल दीजिए। जो रोटी बनाते हैं जो भी दुबले पतले सूखे भाई बहन है उनके लिए, कि आटे में 1 चम्मच घी डाल के फिर वो रोटी खिलाइए आप। कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा, कुछ ही दिन में वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। उनको थायराइड है, उनको थायराइड हाइपर थायराइड। कोई दिक्कत नहीं है। रोटी गोभी मैंने, खाना बंद कर दीजिए, उनको बोलना है गोभी और मूली खाना बंद कर दे। अच्छा सब्जी, कोई सब्जी, हरा सब्जी कुछ भी नहीं खाता है, हरा सब्जी कुछ भी नहीं खाता है बच्चा। जी, आप घी वाली रोटी खिलाइए, घी ऊपर से नहीं, आटे में घी डालकर रोटी बना करके और फिर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। अस्तिवा तिवारी जी, शायद आप है नहीं है, हैंड रेस था। तो अब मैं ये पूरे सदन को जो है, सबसे पहले तो बहन जी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने इतना समय दिया, और हमारे योगाहार के साथियों का जो है उन्होंने दवाई बताई। तो इस तरह से जो है आपका बहुत बहुत आभार। हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि जब भी आपको मौका मिले तो आप हमारे व्यवहार में आइएगा, इस तरह से लोगों का भला होगा। लगभग आपकी बातें जो है 7-8 राज्यों में पहुंची है, और लोग इसका हमारे सदस्य इसका फायदा उठाएंगे। मेरा निवेदन सदस्यों से ये है कि आप प्रश्न कुछ एक बार सुन लें ध्यान से। बहुत बार चीजें जो है बार बार वही चीजें होती है, तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी बार बार दोहराना पड़ता है, और जो लोगों को ज्यादा फायदा होता, और लोगों के अभी भी लोगों के प्रश्न छूट रहे हैं। तो इस तरह से बार बार रिपीटेशन में होता क्या है कि चीजें ठीक से स्पष्ट तो हो जाती है, परंतु लोगों को बहुत सारे ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज के पुनः एक जो है योगाहार में
क्या है किसी का हैंड रेज फिर हुआ है? हाथ उठा तो है वो जी, मेहरा जी इसलिए उठा है वो हाथ कि जो आदरणीय बहन जी ने जो 2 दिन का समय दिया है, उस 2 दिन के समय में इतना ज्यादा हमें ऐसा लगा कि ये योगाहार कार्यक्रम जब से हम चला रहे हैं 3 साल से, तो हमें ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं कि हम सार्थक हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को का जल कल्याण हो और लोगों के जो रुचि बढ़ रही है सवाल करने की बार बार, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे भाई बहनों को अधिक से अधिक बहन का जो है जो सेशन रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा बहन जी से कि इसमें बीच बीच में आप हमें जरूर समय देती रहें, क्योंकि ये और आपने जो आपके जो जवाब हैं, मैं तो तारीफ मैं बिल्कुल चकित हूँ आदरणीय बहन जी से, चूंकि बहुत पहले से परिचित हूं। इतने सटीक जवाब, इतने सरल और इतने कि मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कहाँ इतना साफ इतना जो है अध्ययन कर लिया बहन जी ने, कितना पुरुषार्थ किया है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की भाई जी साक्षात आप कृपा। सबका प्यार और स्नेह है और गुरु जी का आशीर्वाद है, बस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और चूंकि मेरा अगर मोबाइल बंद हो जाए तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ कि बैटरी जा चुकी है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और मुझे ये मौका दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हैं और आगे जब भी समय होगा मैं बिल्कुल सेवा में रहूंगी। जी बिल्कुल, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आइएगा। और हम लोग हमारे सदन के बहुत से लोग जैसे फैमिली कृषक ढूंढ रहे थे वैसे ही फैमिली डॉक्टर ढूंढ रहे थे, तो हमें लगता है कि हमारे सदन को एक बहुत अच्छा फैमिली डॉक्टर मिल गया है। भाई जी मैं भी किसान की बहू हूँ। यहाँ पर नर्मदापुरम के पास मेरा भी गांव है, आज मैं वहीं जा रही हूँ मनवाड़ा करके। मैं भी किसान की बहू हूँ और एक दिन पुनः बुलाऊंगी मैं आप सब लोगों को गांव पर, रमेश भैया मुनीलाल भैया को गांव पर। जैविक खेती है, खाद बीज की दुकान भतीजा करता है। तो मनवाड़ा तो मेरे घर के बिल्कुल करीब में है, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर। जी। तो नहीं, मनवाड़ा ये बावई वाला मनवाड़ा है सर। अच्छा, बावई वाला तो 50 किलोमीटर। हाँ। और बहुत तो मैं भी एक किसान के रूप में ही आपके सामने हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैडम सबसे पहले तो आप जो है वो हमारे पीजीएस में रजिस्ट्रेशन करा लें, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो और जो भी चीजें लगा रही हैं, तो हमारे योगाहार में बहुत सारे जैविक पे चर्चा होती है, उनको अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक आप भी मिल गए जैविक, हम लोग भी जी कर रहे हैं। बिल्कुल आदेश करें, मैं बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, आप जैसे हाँ। बता देंगे बिल्कुल करूंगी जी। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी योगाहार में फैमिली डॉक्टर के रूप में आपके डॉक्टर रश्मि झा जी और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी और डॉक्टर यादव जी पहले से हैं। ये चौथी डॉक्टर हमारे यहाँ और जुड़ गई हैं फैमिली डॉक्टर के रूप में। ओम। बहुत बहुत सर, मैंने थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, आपको थोड़ा सा कह दिया। होता है कोई दिक्कत नहीं श्रीमान जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? वरिष्ठ है हमसे, ये तो अनुशासन है, अनुशासन व्यवस्था है योगाहार की। यदि इसका पालन नहीं करेंगे हम तो ये गड़बड़ा जाएगा पूरा। ये तो बहुत जरूरी है। मैं तो अनुशासन पसंद हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने कम से कम व्यवस्था तो बना के रखी। ओम। प्यार और मोहब्बत में सब जायज है। नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है, और फिर कम से कम जो मास्टरों के साथ तो बहुत दिक्कत है। ये रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ ग्रुप में, बार बार सुने जो बहन जी ने बोला है। रिकॉर्डिंग अभी मैंने कल की डाल दी है। मैंने सबसे पहले मैंने ही अपना हैंड रेज किया था। जी मैडम उपस्थित है क्या? ओम मैं उपस्थित हूँ। मुझे मैं मिथिलेश मैडम से पूछ रहा था। अच्छा मिथिलेश मैडम, मैं कुसुम भारद्वाज बोल रही हूँ। बस जो अभी यही मैं बोलने वाली थी मुनीलाल भाई साहब से कि आज की रिकॉर्डिंग और वो अभी डाल दीजिए। और मैं क्षमा चाहूंगी, 2 दिन से तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी। मैं जरा ऐसी जगह में हूँ, कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है और ये सारी प्रॉब्लम है। और आज बहुत अच्छा लगा कि मिथिलेश जी फिर से आई हैं और इतना सब ज्ञान उन्होंने दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामना दे रही हूँ। धन्यवाद। ओम। जोहरी हीरे को तलाशता है। भाई जी को पता चलता है बहन जी को क्या चाहिए, क्या सुनना चाहिए, भाई लोगों को पता चलता है और वो डालते हैं। ओम।
हमें जो है आत्मा की आवाज मिल जाती है। आदरणीय मिथिलेश जी ने अभी आदरणीय हमारी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी ने सोचा, हमें डाल दिया, आज का भी डालेंगे। और जौहरी हीरा की तलाश करता है, आपने तराशा है, मिथिलेश जी को लाई आप, और जो है आपने बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आप जोड़ती हैं। जैसे आपने रश्मि झा को जोड़ा था, जो ने कान का वो दिखाया था, अपन को बताया था, तो वो तो आप ऐसे ऐसे रत्न लाती हैं युगहार में, आपके पुरुषार्थ को नमन। और आज चलिए अब समापन करते हैं, कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, और साथियों को जोड़ें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपना जीवन स्वस्थ और सुखी और समृद्ध बनाएं, और हीरालाल जी जैसे चेहरा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और रंजना जी का भी वो आ रहे हैं, वो क्या बोलते वो, रंजना जी आभार ज्ञापित कर दें। हमने आभार ज्ञापित कर दिया, आप भी बाद में जुड़े हो और सारे लोगों का हमने आभार